मधुर आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है दहेज के खिलाफ आंदोलन। आज माधव जी की बेटी ईशा दुल्हन के जोड़े में सजी इतनी खूबसूरत लग रही थी, मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। उसकी हथेलियों पर रची मेहंदी, गहनों की खनक और सितारों से सजे शादी के जोड़े में वह सभी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। परंतु ना तो उसके चेहरे पर और ना ही उसकी आंखों में वे खुशी नजर आ रही थी जो एक दुल्हन के रूप को चार चांद लगा देती है। अपनी नई दुनिया बसाने से पहले हर दुल्हन के दिल में एक खुशी होती है, लेकिन ईशा आज खुश क्यों नहीं थी। जो कोई भी उससे मिलने उसके कमरे में आता, उसकी सुंदरता की तारीफ करते करते आखिरकार यह सवाल पूछ ही बैठता, चांद से मुखड़े पर इतनी उदासी क्यों? और फिर खुद ही जवाब दे देता, मायके से बिछड़ने का दर्द हर बेटी की आंखों में छलकता है, यही तो बेटियों का नसीब है। परंतु ईशा किसी से कुछ ना बोल पाती। थोड़ी देर बाद जब सभी रिश्तेदार कमरे से बाहर चले गए तो ईशा उदास भाव से खिड़की के पास शून्य में ताकते हुए खो गई। वह सोचने लगी, अपनी आने वाली जिंदगी के लिए मैंने कितने सुनहरे सपने बुने थे, पर किसे पता था हकीकत उन सपनों से इतनी अलग होगी। इसी बीच उसकी छोटी बहन अंजलि कमरे में दाखिल हुई। उसने ईशा की ओर देखते हुए चिंतित स्वर में पूछा, दीदी आपकी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों हैं? क्या आप रो रही थी? अंजलि कुछ देर तक ईशा को निहारती रही, फिर उसका हाथ थामते हुए कहा, दीदी मुझे मालूम है कि आप इस शादी से खुश नहीं हैं। अगर आपका दिल इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहा तो अब भी समय है। आप मम्मी पापा से अपने दिल की बात कह दीजिए। मुझे पता है आप भले कुछ ना कहें, लेकिन आपका दिल अब भी अमन को चाहता है। अगर आप चाहें तो मैं खुद उनसे बात कर सकती हूँ। दीदी जबरदस्ती किसी रिश्ते में बन जाना ना आपके लिए ठीक है ना उनके लिए। अपनी खुशी को कुर्बान मत कीजिए। अरे नहीं अंजलि, तू कैसी बातें कर रही है? अगर मुझे इस शादी से इनकार ही करना होता तो क्या मैं आज तक इंतजार करती? और मैं यह भी जानती हूँ कि अगर मैंने मम्मी पापा से कह दिया होता कि मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं तो वे कभी मुझ पर दबाव नहीं डालते। लेकिन सोच कर देख, जिन मम्मी पापा ने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और समाज में सम्मान के साथ जीने के लायक बनाया, उन्हीं के खिलाफ जाकर मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कैसे कर सकती थी? ईशा की भीगी आंखों में उदासी झलक रही थी। उसने अंजलि की ओर देखते हुए कहा, और तू मेरी फिक्र मत कर, मम्मी पापा मेरा बहुत कभी नहीं सोचेंगे। यह रिश्ता उन्होंने बहुत सोच समझ कर ही तय किया होगा। उनके फैसले पर मुझे भरोसा है। भीगी आंखें लिए ईशा बोली तो अंजलि मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन दीदी जरा सोचिए तो, जिस लड़की से आप शादी करने जा रही हैं, उस लड़के से बड़ी मुश्किल आपकी एक या दो बार बात हुई होगी। कुछ जानती तक नहीं आप उसके बारे में, और वैसे भी मुझे भी वह कुछ ठीक नहीं लगता। जिस तरह की डिमांड्स उन्होंने रखी है ना। इससे पहले कि अंजलि अपनी बात पूरी कर पाती, कमरे का दरवाजा खुला। अरे अंजलि, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से बाहर ढूंढ रही थी। सुजाता जी कमरे में दाखिल होते ही बोली, ये चाबी लो और स्टोर रूम से मिठाई के डब्बे ले आओ, जल्दी करो। सुजाता जी की आवाज सुनते ही अंजलि अपनी अधूरी बात छोड़कर चुपचाप चली गई। लेकिन ईशा का चेहरा हैरानी और असमंजस से भर उठा। उसकी आंखें सवालों से भर आईं, जो सीधे अंजलि की ओर उठी। पापा ने तो मुझसे कहा था कि लड़के वाले बिना दहेज के शादी करना चाहते हैं। फिर ऐसी कौन सी मांगे हैं जिनकी बात हो रही है? ईशा के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। अंजलि ने चुपचाप चाबी ली और मिठाई के डिब्बे लेने के लिए कमरे से निकल गई। ईशा ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोली, माँ मुझे पापा से बात करनी है, वह कहाँ है? अरे बिटिया, तू तो जानती है कि तेरे पापा शादी के काम में कितने व्यस्त हैं। तू अभी आराम से बैठ।
सुजाता जी ने प्यार से अपनी बेटी के सिर को सहलाते हुए कहा और कमरे से बाहर चली गई। लेकिन ईशा का मन बेचैन था। वह जानती थी कि अमन की यादों को भुलाने के लिए उसने कितनी कोशिशें की थी। अपने दिल को समझा बुझाकर, अपने जज्बातों को दबाकर उसने इस रिश्ते के लिए स्वयं को कितनी मुश्किल से तैयार किया था। एक मध्यम वर्गीय परिवार का समझदार और सुलझा हुआ लड़का था अमन, जिससे ईशा की मुलाकात तब हुई थी जब एलएलबी की पढ़ाई के लिए वह कॉलेज गई थी। कॉलेज का पहला दिन था। अपना स्कूटर पार्क करके जैसे ही पार्किंग एरिया से बाहर आने लगी, उसी समय एक सीनियर विद्यार्थी विकी और उसके दोस्तों ने फ्रेशर्स की रैगिंग के नाम पर ईशा को घेर लिया। अकेली खड़ी ईशा की आंखें आंसुओं से भर आईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी अमन, जो विकी का क्लासमेट था, उसकी नज़र डरी, सहमी और घबराई ईशा पर पड़ी। अबे थोड़ी शर्म कर। लड़कियों से इज्जत नहीं कर सकता तो कम से कम उन्हें परेशान तो मत कर। यहाँ पढ़ने के लिए आती हो या लड़कियों को परेशान करने? अमन ने गुस्से में कहा तो विक्की बोला, यह हमारा मैटर है, तुझे इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा तो अभी प्रिंसिपल को तेरी सारी करतूतों के बारे में बता देता हूँ। अमन के इतना कहते ही विक्की और उसके दोस्तों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गईं। इससे पहले कि वो कुछ और कहते, अमन ने ईशा का हाथ थामा और उसे वहां से सुरक्षित बाहर ले आया। ईशा ने राहत की सांस लेते हुए कहा, थैंक यू। अगर आप नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। उस दिन से ईशा के दिल में अमन के लिए एक खास जगह बन गई थी। वह अमन के स्वभाव से बहुत प्रभावित हो गई थी। उसके दिल में लड़कियों के प्रति सम्मान की भावना थी और यही बात ईशा को बहुत पसंद आई। कॉलेज में अक्सर ईशा की अमन से मुलाकात हो जाया करती थी। कुछ ही समय में वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए और दोस्ती प्यार में कब तब्दील हो गई उन्हें पता ही न चला। इधर जब ईशा के माता पिता ईशा की शादी के बारे में सोचने लगे थे तो एक दिन ईशा ने उन्हें अमन के बारे में बता दिया। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि अमन की कास्ट उन लोगों की कास्ट से अलग है तो माधव जी ने इस रिश्ते के लिए स्पष्ट तौर पर मना कर दिया। इधर जब अमन ने अपने माता पिता को ईशा के बारे में बताया और उसकी फोटो दिखाई तो वे उसे अपनी बहू बनाने को झट से राजी हो गए। उनके लिए जाति से ज्यादा उनके बेटे की खुशी और होने वाली बहू के संस्कार मायने रखते थे। परंतु अंतर जातीय विवाह के लिए ईशा के पिता बिल्कुल तैयार नहीं थे। यह जानकर ईशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। ईशा ने भरसक कोशिश की कि अपने पिता को मनाने की और ये भी कहा कि अमन से अच्छा लड़का उसे कभी नहीं मिल सकता, जो बड़ों का सम्मान करना जानता है और लड़कियों की इज्जत, और सबसे बढ़कर वह उसे बेइंतहा प्यार करता है। लेकिन माधव जी का दिल नहीं पिघला। ईशा, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अमन से अब दोबारा मिलने की बात तो दूर, उसका नाम ही मत लेना। यही तुम्हारे भविष्य के लिए बेहतर होगा। इतना कहकर उन्होंने अपनी बेटे की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया। आनन फानन में उन्होंने ईशा की शादी कहीं और तय कर दी, बिना उन लोगों के बारे में पूरी जानकारी लिए। वह तो यही जानकर खुश थे कि लड़का सरकारी नौकरी वाला है जो उनकी बेटी का ख्याल खूब अच्छे से रखेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ और जानने की कोशिश भी नहीं की। ईशा के दिल तो जैसे टूट ही चुका था। मन ही मन वह स्वयं को अमन की अपराधी मान रही थी, लेकिन अपने पापा के फैसले के खिलाफ भी नहीं जा सकती थी। इसलिए जो लड़का उन्होंने ढूंढा उसने चुपचाप उसके साथ शादी के लिए हाँ कर दी। उसके बाद ईशा ने कॉलेज जाना बंद कर दिया, क्योंकि अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अमन का सामना कर सके। अब वह घर पर रहकर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन रिश्ता पक्का होने से पहले वह एक आखिरी बार कॉलेज जरूर गई थी ताकि अमन से माफ़ी मांग सके। लेकिन उसे अपने सामने बात करना तो दूर, वह उससे नजरें तक नहीं मिला पा रही थी। तभी अमन बोला, तुम ठीक तो हो ना ईशा? मुझे माफ़ कर दो अमन। इतना कहते कहते ईशा की आंखें भर आईं। तो अमन ने कहा,
तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने तो पूरी कोशिश की अपने पापा को मनाने की, लेकिन कोई बात नहीं। मैं हमेशा से तुम्हारा दोस्त था और आगे भी रहूँगा। कभी भी किसी भी मोड़ पर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो याद कर लेना। तुम हमेशा अपने इस दोस्त को अपने साथ पाओगी। पुरानी यादों में खोई ईशा अचानक वर्तमान में लौट आई, जब उसकी कंचन्स उसके कमरे में आकर बोल पड़ी, अरे देखो तो, मेहंदी कितनी खूबसूरत रची है दुल्हन की। लगता है तुम्हें अपने पति से ढेर सारा प्यार मिलने वाला है। वे सब उसे छेड़ते हुए हंसने लगी, लेकिन ईशा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उनकी बातों के जवाब में वह हल्का सा मुस्कुरा दी। मैं अभी आती हूँ कहकर वह कमरे से बाहर निकल गई और अपने पिताजी को ढूंढने लगी। लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी तो अचानक उसके कानों में अपने पापा की आवाज़ आई, देखिए समधन जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। इतनी जल्दी हम गाड़ी का इंतज़ाम नहीं कर सकते। आपके कहने अनुसार हमने पूरे परिवार के कपड़े, गहने और 10 लाख रुपए कैश का इंतज़ाम कर दिया है। मेहमानों के लिए बढ़िया उपहार की भी व्यवस्था है, और आप तो जानते ही हैं कि शादी में बाकी के खर्च भी कुछ कम नहीं होते। अपनी हैसियत से बढ़कर इंतज़ाम किया है हम लोगों ने। अब आप पूरे टाइम पर 15 लाख की कार इंतज़ाम करने को कह रहे हैं। इतने कम समय में हम इतने पैसों का इंतज़ाम कैसे कर पाएंगे? कहते हुए माधव जी निढाल होकर सोफे पर बैठ गए। क्या कहा जी उन्होंने? सुजाता जी ने पूछा तो माधव जी बोले, कहते हैं कि हमने तो अपनी इच्छा आपके सामने रख दी है, बाकी आप कुछ ही समझदार हैं। और इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। सुजाता, अब इतने कम समय में इतने पैसों का इंतज़ाम कैसे होगा? और अगर कर भी दिया तो हमारी छोटी बेटी का क्या होगा? उसकी पढ़ाई, शादी सब कैसे करेंगे? कहते हुए माधव जी का स्वर रुआसा हो गया। उसी समय ईशा को अपने सामने खड़े देखकर माधव जी हैरान रह गए। क्यों पापा, क्यों छुपाई आपने मुझसे यह बातें? आप दहेज के तौर पर उन्हें 10 लाख रुपए दे रहे हैं। ईशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने कमरे में जाओ, बारात किसी भी वक्त आती होगी। सुजाता जी ने कहा तो ईशा बोली, लेकिन माँ यह सब तो गलत है ना। एक ओर तो आपके अपनी बेटी को वकालत की पढ़ाई करवा रही हैं ताकि वह दूसरों को इंसाफ दिला सके, और दूसरी ओर इतनी बड़ी नाइंसाफी सहन कर रही हैं। मेरा घर बसाते बसाते मेरे माता पिता सड़क पर आ जाए, मैं यह हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। बेटा ईशा, तुम्हें इन सब चीज़ों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब इंतज़ाम हो जाएगा। माधव जी ने कहा तो ईशा बोली, पापा बात यह नहीं है कि इंतज़ाम हो पाएगा या नहीं। बात सही और गलत की है, और गलत बात को सहन करना भी मेरे स्वभाव में नहीं है। अरे बेटी, दहेज तो दुनिया की रीत है और यह बेटी के माँ बाप दिया करते हैं। फिर तो यह भी तो सोच, लड़का सरकारी नौकरी वाला है, कुछ तो डिमांड करेंगे ही ना वह लोग। लेकिन पापा, मैंने कब कहा था कि लड़का सरकारी नौकरा वाला ही होना चाहिए? अगर वह लोग दहेज की मांग कर रही थी तो क्या जरूरत थी उस घर में रिश्ता तय करने की? ईशा, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने पिता से इस तरह बात करने की? तुम अभी के अभी अपने कमरे में जाओ। कहते हुए सुजाता जी ने ईशा को वहां से भेज दिया, और फिर आंखों से आंसुओं को छिपाते हुए बोली, क्या सोचा है आपने? कैसे करेंगे पैसों का इंतजाम? तभी माधव जी बोले, मैं बात करता हूँ समधन जी से। मुझे यकीन है कि वह हमारी बात को ज़रूर समझेंगे, और अगर ना माने तो कम से कम कुछ समय की मोहलत तो दे ही देंगे, ताकि हम पैसों का इंतजाम कर सकें। इधर ईशा यह सोचकर परेशान थी कि आखिर क्या किया जाए। अपने कमरे में आकर निराश होकर बैठ गई। फिर खुद से ही बोल उठी, कुछ समझ नहीं आता, करूं भी तो क्या करूं? पर चुप बैठने से भी तो कोई रास्ता नहीं निकलने वाला। क्या मुझे रजत जी को फोन करना चाहिए? हाँ, यही ठीक होगा। वह पढ़े लिखे हैं, सरकारी नौकरी में हैं। शायद वह तो इस दहेज की नाम की बुराई से पक्षधर नहीं होंगे।
ईशा ने रजत को फोन लगाया, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन ईशा बार बार फोन करती जा रही थी। आखिरकार रजत ने फोन उठा ही लिया और गुस्से से बोला, क्या बात है ईशा? 10 मिस कॉल, ऐसी क्या बात हो गई? रजत जी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है अभी। लेकिन ईशा, आज हमारी शादी है, अब उससे ज़्यादा ज़रूरी बात और क्या हो सकती है? प्लीज़, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रजत जी। तो ठीक है, बारात घर से निकल चुकी है, आधे घंटे में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ पहुँचते ही मैं तुमसे बात करता हूँ। ठीक है रजत जी, मैं आपका यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ, कहकर ईशा ने फ़ोन रख दिया। अब ईशा के मन में एक उम्मीद की करंट जागी, लेकिन अभी उसका मन बेचैन ही था। कुछ देर बाद जब बारात पहुंची, तो ईशा बड़ी बेसब्री से रजत का इंतजार करने लगी। लेकिन जब कुछ देर बाद नहीं आया, तो उसने फिर से उसे फोन लगा दिया। उसी समय कमरे का दरवाजा खुला और रजत भड़कता हुआ अंदर आया। आखिर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा ईशा, जो तुम शादी तक का भी इंतजार नहीं कर सकी? तुम्हें अंदाजा भी है मैं कितनी मुश्किल से यहाँ तक आ पाया हूँ? अब जल्दी से बताओ भी, क्या कहना था तुम्हें? इतना समय नहीं है मेरे पास। माफ करना रजत जी, बात ही कुछ ऐसी थी। रजत जी, मुझे पता चला है कि आपके माता पिता ने मेरे पापा से अच्छे खासे दहेज की डिमांड की है, और अब एक बड़ी कार की भी डिमांड कर रहे हैं। अरे, तुम इस बात से परेशान हो रही थी, इसमें घबराने वाली क्या बात है? आज के ज़माने में यह सब तो आम बात है, इसका इतना बड़ा इशू बनाने वाली क्या बात है? इसका मतलब आपको दहेज लेने से कोई एतराज़ नहीं है? ईशा ने हैरानी से पूछा तो रजत बोला, क्यों, मुझे क्यों एतराज़ हो सकता है? वैसे भी यह सब तो बड़ों की बातें हैं। और ईशा, मेरे पापा ने तो सिर्फ 10 लाख रुपए और एक बड़ी कार की डिमांड रखी है। लेकिन तुम्हें मालूम है कि हमारी जाति में तो 1 करोड़ का दहेज भी आम बात है। अपने होने वाले पति रजत की बात सुनकर ईशा की हैरानी का ठिकाना न रहा। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि आज की मॉडर्न सोसाइटी में रहने वाले लोगों के विचार ऐसे भी हो सकते हैं। फिर वह बोली, लेकिन जब पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी, तब तो आपने यही कहा था कि आप समाज सुधार में विश्वास रखते हैं, कुछ भी गलत होता देखते हैं तो उसका विरोध करते हैं। इसका मतलब आपकी असलियत कुछ और है और दिखाते कुछ और है। ओ कम ऑन ईशा, इतना भी बतंगड़ बनाने वाली कोई बात नहीं है। मेरे पापा ने दहेज की बात शुरुआत में ही कर ली थी, और तुम्हारे पापा को इस बात से कोई एतराज़ नहीं था, और उन्होंने ही दहेज में 10 लाख रुपए देने के लिए हाँ की थी। तभी मेरे पापा ने यह रिश्ता पक्का किया था। अब तुम्हारे पापा ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? गुस्से से बौखलाते हुए रजत ने चिल्लाते हुए कहा, तो ईशा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मन ही मन उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर स्वयं को संभालते हुए बोली, अच्छा, अगर 10 लाख रुपए और बाकी का दहेज मेरे पिता अपनी मर्जी से दे रहे हैं, तो फिर आज आप लोगों की तरफ से गाड़ी की डिमांड कहाँ से आ गई? और वह भी छोटी मोटी गाड़ी नहीं, लग्जरी कार चाहिए आपके पिताजी को। अरे ईशा, तो क्या हो गया? इतना तो शादी ब्याह में हो ही जाता है, रजत ने कहा। तो ईशा बोली, तो ठीक है, अगर यह शादी बिना दहेज के नहीं हो सकती, तो मुझे नहीं करनी ऐसी शादी। ईशा का स्पष्ट सा जवाब पाकर रजत हक्का बक्का रह गया, और फिर बात को संभालते हुए बोला, अच्छा ठीक है ईशा, तुम्हें गाड़ी से प्रॉब्लम है ना, तो मैं भी अपने पापा से बात करके गाड़ी का किस्सा यहीं खत्म कर देता हूँ। मैं समझा लूँगा अपने पापा को, इसके बाद ऐसी कोई भी बात नहीं होगी। अब तो खुश होना, अब मैं बाहर जाता हूँ, देर हो रही है और बाहर लोग सब क्या सोच रहे होंगे कि दूल्हा आखिर कहाँ गया। एक नकली सी हंसी हंसते हुए रजत बोला और झट से बाहर निकल गया। रजत की बातों से ईशा संतुष्ट तो नहीं थी, परंतु अपने पिता की इज्जत के बारे में सोचकर वह चुप रह गई, परंतु अकेले में बहते अपने आंसुओं को रोकने में नाकाम थी। थोड़ी देर बाद रजत ने ईशा को फोन किया और कहा,
ईशा, मैंने पापा से बात कर ली है और वह भी मान गए हैं। ठीक है रजत जी, धन्यवाद, कहकर ईशा ने फोन रख दिया। परंतु रजत के विचार जानकर इतना तो उसे समझ में आ गया था कि वो उसके लिए एक सही लड़का नहीं है। उन दोनों के सोच विचार आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाते। ईशा वरमाला के लिए तुम्हें बुला रहे हैं, तैयार तो हो ना। कमरे में आते हुए ईशा की सहेली रूपाली ने कहा तो तुरंत अपने आंसू पोंछते हुए ईशा बोली, हाँ रूपाली, बिल्कुल तैयार हूँ। देखकर बता तो कोई कमी तो नहीं लग रही। एक कमी तो है, मेरी प्यारी सहेली के चेहरे से मुस्कान गायब है। यह सुनते ही ईशा की आंखें फिर से आंसुओं से भर आईं। तो रूपाली बोली, बस भी करो ईशा, और कितनी कोशिश करोगी अपने आंसू छुपाने की। अब भी समय है तुम्हारे पास, मना कर दो शादी के लिए। क्या रूपाली, तू भी वही बात लेकर बैठ गई। तू अच्छी तरह जानती है कि मैं यह शादी क्यों कर रही हूँ। तभी अंजलि अंदर आती हुई बोली, हाँ, आप यह शादी पापा के कहने पर कर रही हो, क्योंकि पापा को ऐसा लगता है कि आप इस शादी के बाद बहुत खुश रहने वाली हैं। लेकिन सच्चाई तो आप भी जानती हैं। आखिर तुम दोनों क्या कहना चाहती हो कि किसी कायर की तरह मैं यहाँ से भाग जाऊं और छोड़ दूं अपने माता पिता को इस कलंक के साथ अपनी अपमान भरी जिंदगी जीने के लिए। सब लोग उनसे तरह तरह के सवाल करेंगे, उनके द्वारा दिए गए संस्कारों पर उंगली उठाएंगे, समाज में सर उठाकर चलने के काबिल नहीं छोड़ेंगे वह मम्मी पापा को। हरगिज नहीं, इतना स्वार्थी मैं नहीं हो सकती जो बीच मझधार में अपने मम्मी पापा को छोड़कर चली जाऊं। ईशा, वरमाला के लिए देर हो रही है बेटी, बाहर सब लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, जल्दी से आ जाओ। सुजाता जी ने बाहर से आवाज लगाई, जी माँ, हम अभी दीदी को लेकर आ रहे हैं, अंजलि ने कहा। पूरा हॉल फूलों से सजा हुआ था। जैसे ही ईशा बाहर आई तो सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। गीत बजने लगा, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। रजत की हाइट से मैच करने के लिए ईशा को हील्स पहनने को कहा गया था। अंदर ही अंदर घुटती ईशा जैसे ही चलकर स्टेज तक आने लगी, तभी फर्श पर पीछे कारपेट के किनारे पर उसकी हील्स अटक गई। अचानक से उसका संतुलन बिगड़ा और वह गिर पड़ी। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए। तभी अंजलि और रूपाली ने उसे उठाने में मदद की। तुम्हें चोट तो नहीं न लगी बेटा? सुजाता जी ने पूछा तो ईशा बोली, नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरी सैंडल टूट गई है। अंजलि, जल्दी से जाकर ईशा के लिए दूसरी सैंडल लेकर आओ। इस दौरान स्टेज पर बैठा रजत भी यह सब देख रहा था, लेकिन उसने वहां से उठकर आने की जहमत नहीं उठाई। वरमाला संपन्न होने के बाद जब दुल्हा दुल्हन कुर्सी पर बैठे तो रजत धीमी आवाज में ईशा को झड़कते हुए बोला, संभल कर नहीं चल सकती थी क्या? खामखा सब लोगों के बीच मेरी बेइज्जती करवा कर रखती, और अपनी शादी वाले दिन तो कम से कम ब्रांडेड सैंडल पहनकर आ सकती थी। अपना नहीं तो कम से कम मेरे स्टैंडर्ड्स का तो ख्याल रख लिया करती। रजत के मुंह से ऐसे कड़वाहट भरे शब्द सुनकर ईशा आश्चर्यचकित रह गई। रजत जी, मैंने तो सोचा था कि आप मुझसे पूछेंगे कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, उल्टा आप मुझ पर ही भड़क रहे हैं। मन ही मन ईशा सोचने लगी, लेकिन उसने रजत से कुछ न कहना उचित समझा। तभी मेहमान बारी बारी से स्टेज पर आकर दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने लगे। आशीर्वाद समारोह समाप्त होने के बाद एक और मेहमान खाना खाने लगा तो दूसरी ओर संगीत की आवाज ऊंची हो गई और रजत के दोस्त डीजे पर नाचने लगे। कुछ देर बाद वो लोग रजत को भी डांस कराने के लिए ले गए। उधर ईशा को भी उसकी सहेलियों ने अपने पास बैठा लिया। फेरे होने में भी काफी समय बाकी था। तभी ईशा उदास बैठी थी तो उसकी सहेलियां उसका मूड ठीक करने के लिए उसके साथ हंसी मजाक करने लगी, परंतु रजत की तीखी बातें रह रहकर ईशा के दिल को आहत कर रही थी। फिर खुद से ही बोल उठी, कहाँ वो अमन जो मेरी आंखों में एक आंसू तक बर्दाश्त नहीं कर पाता था, और कहाँ यह दूल्हे राजा
जिन्हें अपनी होने वाली पत्नी के परेशानियों से ज्यादा अपने स्टैंडर्ड्स की चिंता है। कुछ देर बाद जब म्यूजिक बंद हो गया तो रजत के सभी दोस्त खाना खाने चले गए। ईशा ने देखा कि रजत वहां नहीं था। बैठे बैठे ईशा भी बहुत ज्यादा थक चुकी थी, तो सुजाता जी ने उसे कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा। अंजलि और रूपाली उसे वहां से ले गईं, परंतु जैसे ही वे तीनों कॉरिडोर की तरफ जाने लगी, उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। वाह रजत, मजा आ गया, क्या शानदार पार्टी थी। लेकिन यार फिलहाल तो तूने बात तो बिल्कुल अच्छे से संभाल लिया, लेकिन कभी ना कभी तो ईशा भाभी के सामने सारी सच्चाई आ ही जाएगी, तब क्या होगा। अरे यार, एक बार शादी हो गई तो फिर क्या परेशानी है। मुझे तो बस किसी भी तरह शादी हो जाने तक का इस बात को संभालना है। यह बात तो मैं पहले से ही जानता था कि ईशा दहेज के खिलाफ है, और अगर अब मैं बात को न संभालता तो वह शादी करने से मना कर देती, और अगर ऐसा होता तो मेरे और मेरे परिवार वालों की कितनी बेइज्जती हो जाती। मैं तो सीधा अपने ससुर जी के पास चला गया और उन्हें बता दिया कि उनकी लाडली बेटी ने मुझे क्या क्या नहीं सुनाया। बस फिर क्या था, इस बात के लिए उन्होंने हाथ जोड़कर मुझसे माफी भी मांगी, और अभी तक दहेज में जो गाड़ी देने से वह आनाकानी कर रहे थे, अब गाड़ी भी देने को तैयार हो गए। बस लेन देन की कोई भी बात ईशा के सामने नहीं आएगी। अच्छा, इसका मतलब तो यह हुआ कि भाभी को पता भी नहीं चला और तुम्हें पूरा दहेज भी मिल जाएगा। वैसे तो दहेज लेना बनता भी है, आखिर सरकारी नौकरी है मेरे दोस्त की, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। तुझे तो कोई भी अच्छा रिश्ता मिल जाता, दोस्त ने कहा तो रजत बोला। हाँ, रिश्ता तो बहुत मिल जाते, दहेज भी खूब मिलता, पर यार ईशा जैसी खूबसूरत और इतनी पढ़ी लिखी लड़की मिलना कोई आसान बात तो नहीं था। और तुझे मालूम है कि मैं किसी अनपढ़ गंवार या कम खूबसूरत दिखने वाली लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। मुझे तो बस ऐसी ही लड़की चाहिए था, और फिर दिमाग तो उसका मैं शादी के बाद ठिकाने लगा ही दूंगा। रजत की बात सुनकर ईशा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। तभी रजत के दोस्त ने कहा, लेकिन रजत, तूने भाभी को इतनी बातें चुपचाप कैसे सुन ली। कहीं ऐसा न हो कि हमारा तेज तर्रार और दबंग रजत भी कहीं भाभी के सामने भीगी बिल्ली बना न रह जाए। बस एक बार शादी हो जाने दे। जितनी भी बातें उसने मुझे सुनाई है ना, उसका तो मैं सोच समेत हिसाब लगा दूंगा। सबसे पहले तो इसकी वकालत छुड़वाऊंगा, जिसके बल पर उसकी कुछ ज्यादा ही जबान चलती है। शादी के बाद उस पापा की परी के पर कटवाकर मैंने भी उसकी जबान पर ताला न जड़ दिया तो मेरा भी नाम रजत नहीं। ये सारी बातें सुनकर ईशा हकी बकी खड़ी रह गई। वहीं अंजलि और रूपाली की भी हैरानी का ठिकाना न रहा। इससे ज्यादा ईशा और कुछ ना सुन पाई। वहां से दौड़ती हुई वो अपने कमरे में चली आई और अपनी बदकिस्मती पर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी यह हालत देखकर अंजलि से भी न रहा गया। उसने तुरंत अपने पापा को फोन लगाया। माधव जी उस समय मंडप की तैयारी देख रहे थे। पापा, आप जल्दी से कमरे में आइए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन बेटी, आखिर ऐसा क्या हो गया, क्या बात है? माधव जी ने परेशानी भरे स्वर में पूछा। फोन पर नहीं बता सकती, आप आइए तो। सारी तैयारियां छोड़कर माधव जी ईशा के कमरे में तो गए, तो उनके पीछे पीछे सुजाता जी और उनके छोटे भाई यानी कि ईशा के मामा भी आ गए। उनके अंदर आते ही अंजलि बोली, पापा, आखिर किस जन्म का बदला ले रहे हैं आप दीदी से, जो उनकी शादी ऐसे घर में कर रहे हैं। मेरा क्या अपने बड़ों से बात करने का यह तरीका होता है? सुजाता जी ने गुस्से से कहा तो अंजलि बोली, माँ, मेरी बहन की जिंदगी दांव पर लगी है, इस समय तो मुझे और कोई तरीका नहीं सोच रहा। एक बार नजर उठाकर देखिए तो सही अपनी बेटी की तरफ, क्या हालत हो चुकी है उसकी। ईशा बेटी, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? माधव जी ने पूछा, लेकिन ईशा चुप रही। तभी माधव जी बोले, बेटी विश्वास रख, रजत एक बहुत अच्छा लड़का है,
और वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा, चिंता मत करो। हाँ दिया, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं। बड़े नसीबों से मिलते हैं सरकारी नौकरी वाले लड़के। ईशा के मामा ने कहा तो ईशा बोली, नहीं मामा जी, नसीब से नहीं पैसों से मिलते हैं। बोली लगाते हैं उनके माँ बाप उनकी। क्यों पापा, ठीक कहा ना मैंने? लेकिन मेरी बात भी समझने की कोशिश कीजिए पापा। जो बिन मांगे दिया जाता है उसी को उपहार कहते हैं। अगर सामने से मांग कर कोई चीज लेता है तो वह भीख कहलाती है, और मांगने वाले भिखारी। आप ही देख लीजिए, आप अपनी बेटी को किस घर में भेज रहे हैं। तभी ईशा के मामा बोले, ईशा बेटी, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अब अगर तुम्हारी शादी से बारात वापस लौट गई तो तुम्हारे मम्मी पापा की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तभी ईशा ने एक नज़र उठाकर अपने माता पिता की ओर देखा। दोनों के चेहरे पर चिंता और घबराहट के भाव थे। जब वे दोनों कुछ ना बोले तो ईशा ने कहा, ठीक है, अपने माँ बाप की इज्जत के लिए मैं अपनी खुशियों की कुर्बानी बड़े आराम से कर सकती हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। ईशा के कहने पर सब लोग वहां से बाहर आ गए और अकेले में ईशा फूट फूट कर रोने लगी। आज उसके माँ बाप, जो उसे जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, उसकी बात नहीं समझ पा रहे थे। करीब 1 घंटा बीत चुका था और फेरों का मुहूर्त नजदीक था, लेकिन बार बार रोने के कारण ईशा का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था। रूपाली ने उसे फिर से तैयार किया और उसके मम्मी पापा के कहने पर फेरों के लिए उसे मंडप में लेकर आई। लेकिन ईशा के चेहरे पर कोई भाव ही नहीं थे। जैसे जैसे करने को उसे कहा जा रहा था, वह किसी कठपुतली की तरह वह सब करती जा रही थी। फेरे समाप्त होने के बाद माधव जी ने अपनी बेटी ईशा का कन्यादान किया और उसका हाथ दूल्हे के हाथ में थमा दिया। विवाह संपन्न हो गया था और इसके साथ ही दुल्हन बनी ईशा के बच्ची खुशी उम्मीदें भी टूट चुकी थी। लेकिन जैसे ही विदाई का समय हुआ तो रजत के पिता ने कहा, समधी जी, इतनी भी क्या जल्दी है अपनी बेटी को विदा करने की? पहले दहेज का सामान तो देख लें। तो माधव जी ने कहा, लेकिन भाई साहब, यह सब बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी विदाई तो हो जाने दीजिए। तो रजत के पिता लगभग गजरते हुए बोले, अरे माधव जी, ना तो हमारे हाथ में 10 लाख रुपए कैश आए हैं और ना ही हमें कहीं कोई गाड़ी नजर आ रही है। ऐसे में आपकी बेटी की विदाई का तो सवाल ही नहीं उठता। चलो बेटा रजत, अगर यह लोग कुछ देने को तैयार नहीं है तो बिना दुल्हन के लिए ही हम बारात यहाँ से जाएगी। रजत के पिता ने कहा, लेकिन वह तो टस से मस नहीं हुआ। उल्टा उसने ईशा का हाथ कसकर पकड़ लिया। रजत, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? या फिर शादी होते ही जोरू का गुलाम बन गया है? छोड़ दे इस लड़की को। जब तक हमारे हाथ में दहेज नहीं आ जाता हम इसे अपने घर नहीं लेकर जाएंगे। रजत, तुम आ रही हो या नहीं? उसके पिता ने कड़कती आवाज में कहा तो ईशा के मामा बोले, जी जरूर आएगा आपका रजत आपके साथ। ऐसा कहते हुए वह अंदर गए और रजत को अपने साथ लेकर आ गए। रजत को देखकर सब लोग भौचक्के रह गए। सब लोगों के सामने बनियान और अंडरवियर में खड़ा था। यह सब देखकर ईशा हक्की बक्की रह गई। अगर रजत सामने है तो मेरी शादी किससे हो गई? यह सोचते हुए ईशा ने जैसे ही दूल्हे के चेहरे से सेहरा उठाया, लेकिन देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है या सपना। खुशी और आश्चर्यचकित भाव लिए वह बस उसे देखती ही जा रही थी, क्योंकि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि अमन खड़ा था। यह सब यहाँ क्या हो रहा है? और रजत, तुम अंदर क्या कर रहे थे, और वह भी इस हालत में? गुस्से से तमतमाते हुए रजत के पिता बोले। तभी रजत ने कहा, पापा, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं तो बस वॉशरूम गया था, न जाने मुझे कैसे बेहोश कर दिया गया, और उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को ऐसी हालत में स्टोर रूम में बंद पाया। यह क्या बदतमीजी है माधव जी?
मुझे इस हरकत का जवाब चाहिए। रजत के पिता गुस्से से तिलमिलाते हुए बोले। तो माधव जी ने कहा, जी बिल्कुल देंगे, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। लेकिन पहले अंजलि बेटी, सुनाना तो इन्हें इनके सुपुत्र के विचार। जी पापा, कहते हुए अंजलि ने रिकॉर्डिंग चला दी। वहां मौजूद सभी लोगों ने रजत और उसके दोस्त की हुई बीच सारी बातें सुनी तो सब हैरान खड़े रह गए। और उधर यह रिकॉर्डिंग सुनकर रजत और उसके माता पिता को तो जैसे काटू तो खून नहीं। दरअसल जिस समय रजत यह सब बातें बोल रहा था, उसी समय अंजलि ने अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी। अब यहाँ से निकलते हैं या धक्के मारकर बाहर निकालें। तभी रजत ईशा की ओर बढ़ा और बोला, मुझे तो पहले से ही तुम्हारी नियत में खोट नजर आ रही थी। अपने इसी प्रेमी से शादी करने के लिए तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी अमन गुस्से से बोला, खबरदार मेरी पत्नी के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो वो हाल करूंगा कि कुछ बोलने के लायक नहीं रहोगे। तभी अंजलि बोली, अरे जीजा जी, आप क्यों तकलीफ उठाते हैं? मैं पुलिस को फोन लगाती हूँ ना। पुलिस के हाथ में सब सबूत दे देंगे और फिर पुलिस इनका वह हाल करेगी कि दहेज मांगना तो दूर, दहेज शब्द से भी इन्हें नफरत हो जाएगी। थोड़ी ही देर में रजत के पिता सभी रिश्तेदारों के साथ अपना सा मुंह लेकर निकल गए। फिर माधव जी ईशा के पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, ईशा बेटी, अब तो तुम खुश होना, अब तुम्हारा दुल्हा खरीदा हुआ नहीं है। थोड़ी देर में अमन के माता पिता भी वहां आ गए। ईशा और अमन ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। फिर ईशा माधव जी की ओर देखते हुए बोली, लेकिन पापा यह सब हुआ कैसे और अमन यहाँ कैसे पहुंचे? तो माधव जी ने कहा, ईशा बेटी, हमसे बात करके तुम जब अकेली बैठी थी उस समय अंजलि ने हमें रजत की सारी रिकॉर्डिंग सुनाई और उस नीच इंसान ने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कहा सुनकर मेरा कलेजा जलने लगा था। लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि किया जाए, जिसमें हमें अमन और उसके माता पिता से बात करने का सुझाव दिया बेटी ने। बेटी, सच कहूँ तो अपनी बिरादरी के लोगों का यह हाल देखकर मुझे समझ आ गया कि इंसानियत से बढ़कर कोई जात नहीं होती। इसलिए मैं तेरे मामा और अंजलि को लेकर अमन के घर चला गया और अमन के माता पिता से इस विषय में बात की। बस फिर क्या था, उन्होंने खुशी खुशी इस रिश्ते की स्वीकृति डाल दे डाली और दुल्हा बदलने की जिम्मेदारी तेरी मामा ने ले ली। थैंक यू पापा, कहते हुए ईशा अपने पिता से के गले लग गई। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। फिर माधव जी राहुल के पास आए और बोले, बेटा, हालांकि तुम्हारे माता पिता ने किसी भी तरह का दहेज लेने से साफ इनकार किया है, लेकिन यह 10 लाख रुपए मैं आप दोनों को विवाह के उपहार में स्वरूप देना चाहता हूँ। मना मत कीजिएगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने पैसे आगे बढ़ाए तो अमन बोला, नहीं पापा, हमें समझने में शायद आपको कुछ गलती हुई है। मैं 10 लाख रुपए तो क्या, एक पैसा भी आपसे नहीं ले सकता। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए हम दोनों को अगर कुछ चाहिए तो वह है आप लोगों का आशीर्वाद। और ईशा की चिंता बिल्कुल न करें, आपकी बेटी को कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। अमन के विचार जानकर माधव जी और सुजाता जी के साथ साथ सभी रिश्तेदार भी अंदर तक गदगद हो गए थे। सुजाता जी और माधव जी ने हंसी खुशी से अपनी बेटी को उसके ससुराल विदा किया। ईशा अपने ससुराल में बहुत खुश थी। ससुराल में सब लोग उसका इतना ख्याल रखते थे कि उसे मायके की याद ही नहीं आती थी। अमन एक बहुत बड़ा वकील था और ईशा की वकालत की पढ़ाई का अंतिम वर्ष चल रहा था। पढ़ाई समाप्त होने के बाद जब ईशा ने अमन से बात की कि वकालत की प्रैक्टिस शुरू करना चाहती है, तो अमन ने ऐसा करने से उसे साफ मना कर दिया। यह सुनकर ईशा हैरान हुई तो अमन बोला, मैं जानती हूँ कि मेरी पत्नी में बहुत काबिलियत है, इसलिए एक बार मेरे कहने पर तुम सिविल जज की परीक्षा दो। अरे यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं और जज की परीक्षा? ईशा हैरान रह गई।
हाँ, तो इसमें गलत क्या है? तुमसे ज़्यादा मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ और मुझे मालूम है कि तुम मेरे विश्वास पर खरी उतरोगी। अमन के कहने पर ईशा ने सिविल जज का एग्ज़ाम देने के लिए जी जान से पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला कि केवल कुछ नंबर से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ईशा बहुत नाराज़ हो गई, लेकिन उसके सास ससुर और अमन ने उसे फिर से एग्ज़ाम देने को प्रोत्साहित किया। इस बार उसने पहले से भी अधिक मेहनत की और आखिरकार एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। परिणाम सुनकर खुशी के मारे ईशा रो पड़ी। कुछ ही समय में सिविल जज के तौर पर उसे अपॉइंट कर लिया गया। आज ईशा और अमन के विवाह को पूरे 5-4 साल हो चुके थे। कोर्ट में बैठे हुए ईशा के पास अमन का फ़ोन आया। अरे मेरी जज साहिबा, यह तो बताइए कहाँ घूमने चलना है? आज हमारी शादी की सालगिरह के दिन। अमन ने पूछा तो ईशा बोली, सॉरी अमन, आज तो हमारा कहीं नहीं जाना हो पाएगा। कोर्ट में दहेज का एक मामला आया है, जिसमें लड़की को इतनी बुरी तरह प्रताड़ित किया गया है कि वह अस्पताल में गंभीर अवस्था में पड़ी है और उसका बयान मैं खुद लेना चाहती हूँ। तो अमन ने कहा, ईशा, हम दोनों के बीच यह सॉरी कहाँ से आ गई? तुम्हारा काम ज़्यादा ज़रूरी है। सालगिरह की सेलिब्रेशन का क्या है, फिर कभी कर लेंगे। चलो शाम को मिलते हैं। कहकर अमन ने फ़ोन रख दिया और ईशा गाड़ी में बैठकर अस्पताल में जख्मी हालत में पड़ी उस लड़की का बयान लेने के लिए चली गई। लड़की को आईसीयू में रखा गया था। दर्द के मारे वह जोर जोर से कराह रही थी। आंखों से आंसू का रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हालत ऐसी थी कि देखकर ईशा की रूह कांप उठी। फिर खुद को संभालते हुए उसने बयान लेना शुरू किया तो वह लड़की, जिसका नाम मीनू था, कांपते हुए स्वर में बोली, मैडम, 1 साल पहले मेरी शादी हुई थी। पूरे 15 लाख रुपए दहेज दिए थे। मेरे ससुर जेल में आ गए थे, लेकिन इस सब से भी उनका पेट नहीं भरा। तो शादी के बाद कोई न कोई बहाना बनाकर आए दिन मुझे मायके से पैसे लाने को कहते और अगर मैं मना कर देती तो मेरा पति मुझे मारने पीटने लगता। मैं भी आखिर कब तक अपने माँ बाप को परेशान करती। एक दिन तो मैंने पक्का कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए मैं पैसे मांगने नहीं जाऊंगी। उस दिन मेरे पति ने मुझे बेल्ट निकालकर बहुत बुरी तरह से मारा। जब उन्हें महसूस हुआ कि मैं किसी भी तरीके से नहीं मानने वाली, तो मुझसे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने केरोसिन लाकर मुझ पर छिड़क दिया और फिर माचिस की तीली से। कहते कहते वह जोर जोर से रोने लगी। क्या कोई इंसान दरिंदगी की इस हद तक भी जा सकता है? सोच सोच कर ईशा का कलेजा मुंह को आ रहा था। फिर वह लड़की बोली, वह तो अच्छा हुआ कि मैं जल्दी से दौड़कर बाहर आ गई और मेरे चीखने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी मेरे मदद को आ गए। नहीं तो दर्द के कारण मीनू फिर से कराहने लगी। उसने देखा लड़की की एक बाजू और गर्दन का कुछ हिस्सा जल चुका था। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। तुम घबराओ मत, तुम पर किए गए एक एक जुल्म का हिसाब होगा। ईशा के ऑर्डर पर लड़की के ससुराल वालों को नोटिस भिजवा दिया गया और जब मुकदमे की सुनवाई के लिए वे लोग कोर्ट में हाजिर हुए तो उन्हें देखकर ईशा की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह लोग और कोई नहीं बल्कि दहेज के लोभी रजत और उसके माता पिता थे। उन्हें देखते ही ईशा के दिमाग में अपने अतीत की घटनाएं घूमने लगी। फिर सोचने लगी, अगर उसी दिन इन लोगों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करके इन्हें जेल भिजवा दिया होता तो शायद यह किसी और लड़की को अपना शिकार न बना पाते। रजत और उसके माँ बाप ने भी ईशा को पहचान लिया। ईशा ने पहले उस लड़की के माता पिता का बयान लिया। तभी रजत के माता पिता उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जज साहिबा, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हम पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। फिर ईशा ने कहा, आप तो चुप ही रहे, वही बेहतर होगा। आप जैसे दरिंदे किस हद तक जा सकते हैं मुझे सब मालूम है। फिर ईशा ने रजत के आस पड़ोस में रहने वाले लोगों का कोर्ट में बुलवाया और बयान लिया
और सारी असलियत सामने आ गई। रजत के माँ बाप को पूरे मामले का दोषी करार देते हुए 5 साल की कड़ी सजा सुनाई गई, जबकि रजत को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई और साथ ही साथ हर्जाने और जुर्माने तक के पूरे मीनू को 50 लाख रुपए देने का हुक्म दिया और यह भी कहा, यदि मुआवजे की रकम तक समय में नहीं चुकाई गई तो सजा की सख्ती के साथ साथ अवधि में भी बढ़ोतरी कर दी जाएगी। सजा सुनते ही रजत के पिता गिड़गिड़ाने लगे। ईशा बेटी, हम पर रहम करो, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन ईशा ने उनकी एक न सुनी। अदालत का फैसला अंतिम है, इतना कहते हुए वह अपनी कुर्सी से उठ गई। आज रजत और उसके माता पिता सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं और हर पल अपने किए पर पछता रहे हैं।